नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ी योजना का आगाज किया है। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा भी प्रदेश सरकार आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र के लिए कार्य योजना तैयार कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर भूपेश बघेल सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कर दी है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों से किया एक और वादा पूरा किया है। किसानों के कर्ज माफी के बाद भूपेश बघेल सरकार ने किसानों को धान के लिए 2500 रुपए देने का वादा पूरा किया है। इसके लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों को धान समर्थन मूल्य के अंतर की राशि दी गई है। योजना के पहले किश्त के रूप में किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। कुल 4 किश्त में किसानों के खातों में कुल 5700 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। इस योजना से प्रदेश के 19 लाख किसानों को फायदा होगा। योजना के शुभारंभ पर सीएम भूपेश बघेल ने किसानों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने इस योजना के तहत मजदूरों, भूमिहीनों और आदिवासियों को जोड़ने की भी बात कही है। न्याय योजना की आज शुरुआत की गई है और जिसमें 19 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रथम किस्त आज जारी कर दिया गया। पूरा जो लोगों को लाभ मिलेगा वो 5750 करोड़ का है और 4 किस्तों में जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले साल भी कर्ज माफी और बोनस की राशि से किसानों ने ट्रैक्टर, बोरवेल समेत अन्य कृषि उपकरणों की जमकर खरीदी की। इसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ के बाजारों में रौनक रही। किसानों का कहना है कि कोरोना काल में सरकार का यह कदम भी उनके लिए उपयोगी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आज आगाज हो चुका है और इस योजना के आगाज का छत्तीसगढ़ के किसानों को किस तरीके से फायदा मिलेगा, इससे खेती किसानी किस तरीके से प्रोत्साहित होगी, क्या इस योजना का उद्देश्य है, इन तमाम बातों पर ही चर्चा आज हम करेंगे। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन TS सिंहदेव जी। बाबा साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करना चाहूंगी। मैं ज्योति बोल रही हूँ IBC से। सबसे पहले नमस्कार जी। सिंहदेव साहब, सबसे पहला ये सवाल कि छत्तीसगढ़ जो है हमारा वो कृषि प्रधान राज्य है। ऐसे में जब छत्तीसगढ़ के ही किसानों को खेती किसानी को प्रोत्साहित करने की दिशा में अगर हम ये देखें कि आज जो सौगात आप लोगों ने दी है, इसका आप लोगों ने जो खाका था वो किस तरीके से आप लोगों ने तैयार किया और इसका फायदा एक आखिरी और छोटे किसान तक कैसे पहुंचेगा, कैसे देखते हैं इसे आप? इसमें एक समय पे लिया गया कदम सही कदम है, जिसके लिए कांग्रेस की सरकार पहले से ही प्रतिबद्ध थी। 2500 रुपए तक धान की कीमत हम उपलब्ध कराएंगे 15 क्विंटल धान की खरीदी का। ये घोषणा पहले ही हो चुकी थी। केंद्र सरकार से चर्चाएं लगातार चल रही थी कि हमारे जो चावल है उसको आप MSP में जो लिया हुआ है उस रेट पे अगर आप ले लेते हैं तो हमको भी सहूलियत होगी और ये देश का अनाज है, देश का धन है, आप इसको उठा लीजिए। लेकिन केंद्र सरकार इस पे अड़ी रही कि नहीं, MSP पे जो धान खरीदी है एक निश्चित टनेज है, इतने लाख टन है, उससे ज्यादा चावल हम नहीं लेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे, कृषि मंत्री जी गए थे, खाद्य मंत्री जी गए थे और संबंधित मंत्रियों से केंद्र सरकार की चर्चा भी की और लगातार बात हो रही थी। कहीं ऐसा लगता था कि बात बनेगी। कुछ मंत्रियों ने केंद्र के कहा कि नहीं ठीक है, हमको तो आपत्ति नहीं है, लेकिन आगे की कड़ी में बात कर लीजिए। अंततः वहां से सहमति नहीं हुई और यही कारण एक बना कि किसानों को जो 2500 रुपया के शेष राशि MSP की अतिरिक्त जो राशि मिलनी थी उसमें विलंब हुआ। और आज फिर मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया, कैबिनेट के माध्यम से ये निर्णय हुआ कि किसानों को हम MSP 1815 और 1835 रुपए के अतिरिक्त की जो राशि है उसको उस रूप में बोनस के रूप में अगर केंद्र सरकार स्वीकार नहीं कर रही है, हमको मना कर रही है कि हम नहीं इसके लिए सहमत हैं, तो हम किसान न्याय योजना के माध्यम से करेंगे। और इसके साथ जो राहुल जी की परिकल्पना थी लोकसभा चुनाव में, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना, हर नागरिक के लिए एक न्यूनतम आय की योजना, न्याय की घोषणा, जो उन्होंने न्याय योजना की घोषणा की थी, उस रास्ते पे चलते हुए जो किसान जिनका धान लिया गया था 2500 रुपए वाली जो बात थी, उसके आगे जाते हुए
अन्य जो हमारे किसान हैं, ग्रामीण जन हैं, जिनके पास भूमि भी ना हो, हम उनको किस प्रकार से ये राशि दे सकते हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने एक वरिष्ठ सीनियर अधिकारियों की एक कमेटी गठित कर दी है मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में, और वो क्या जानकारी उपलब्ध कराएगी, फिर मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट उसमें आगे निर्णय ले लेगा। लेकिन उस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ गए हैं, और आज अगर मुख्यमंत्री जी ने राहुल जी और सोनिया जी के साथ इस बात की घोषणा की है तो वो भी कार्य रूप लेगा ही। बिल्कुल बाबा साहब, जब चुनाव पे राज्य सरकारें जाती हैं या राज्य जाता है, उस समय पर जो घोषणा पत्र में जो वादे किए जाते हैं उसको हमेशा ये कहा जाता है कि भाई ये चुनावी वादे हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद में इसको भुला दिया जाता है। लेकिन आप लोग, हम देख रहे हैं कि घोषणा पत्र में जो किए गए वादे हैं, चाहे 2500 रुपये समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे अंतर की राशि देने की बात हो, एक के बाद एक जो घोषणा पत्र के वादे हैं वो पूरे कर रहे हैं। तो क्या संदेश जाएगा इससे जनता के बीच और विपक्ष के बीच भी? मैं समझता हूं कि आमजनों को विश्वास बढ़ेगा कि जो कहा गया था घोषणा पत्र बनाते समय, चुनाव के दरमियान हमारे सभी नेताओं ने, सभी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के नेताओं ने, राहुल जी ने पूरे कैंपेन की अगुवाई करके जिन बातों को रखा था, तो वो कागजी बातें नहीं थी, कागजी वायदे नहीं थे। इसके पहले लोग घोषणा पत्र को ये मानते थे, जैसा आपने कहा, कि चुनाव के समय नेता लोग आते हैं, कहते हैं, और पब्लिक भी यही सोचती है कि चलो आज बोल तो रहे, सुन लो इनकी बातें, क्या पता इन लोग बोलते हैं, करते तो है नहीं बाद में, लेकिन चलो सुन लेते हैं। अब अगर कही हुई बातों को, चाहे लोहांडीगुड़ा में जमीन की वापसी की बात हो, चाहे शहरी क्षेत्र में जमीन के पट्टे की बात हो, चाहे धान खरीदी की बात हो, चाहे बिजली बिल को आधे करने की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की बात हो, और चाहे गन्ना के किसानों को 355 रुपया क्विंटल तक के भाव देने की बात हो, जिसको आज भी कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि उनके सहभागी मंत्री लोग कह रहे थे कि तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो घोषणा पत्र में जिस बात को रखा गया था उसको ये सरकार अक्षरशः अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश करती चली जा रही है, और मुझे लगता है कि आम जनों में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और लोगों को ये विश्वास होगा कि ये घोषणा पत्र केवल छपे हुए कागज पे लिखे हुए कुछ अक्षर नहीं है, छपे हुए कुछ अक्षर नहीं है, वाकई में इन लोगों की मंशा को दर्शाते हैं, और इन लोग भरपूर कोशिश करेंगे। तेंदुपत्ता का खरीदी भाव जो 2500 रुपया था, 4000 रुपया हुआ। महुआ का जो भाव था वो 17 रुपया था, आज छत्तीसगढ़ की सरकार 30 रुपए क्विंटल तक दे रही है। अन्य वनोपजों को न्यूनतम खरीदी मूल्य बना के, बढ़ा के उनकी भी खरीदी कर रही। कई फील्ड में ये सरकार कोशिश कर रही है कि जो उसने कहा था अधिक से अधिक उसको पूरा करने की कोशिश करे, और मुझे भी ये लगता है, जरूर मुझे संतोष भी होता है, और मेरा ये विश्वास है कि सरकार ऐसे ही काम अगर करती जाएगी तो लोगों में जरूर एक गहरा विश्वास पैदा होगा कि ये सिर्फ कहने वाले नहीं थे, ये करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और इन्हें करके भी दिया। आने वाले समय में एक भूमिका भी तय कर देगा कि घोषणा पत्र में जो आपने पूरा जो वादे किए हैं उसको पूरा करना होगा, जनता का दबाव भी होगा, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं उस दिशा में बढ़ रहे हैं। एक दूसरा सवाल, धान, मक्का और गन्ना पर तो मैं चर्चा आपसे करूं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि कोरोना का जो लॉकडाउन चला और बेमौसम जो बारिश हुई, किसान को नुकसान हुआ, जो खेतीहर मजदूर थे उनको नुकसान हुआ, ऐसे समय में सरकार का ये पहली किस्त जारी कर देना ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उस लिहाज से छत्तीसगढ़ में ये कितना बड़ा रोल अदा करता है? काफी सहयोग मिलेगा, क्योंकि देखिए पैसा अगर लोगों के पास जाता है तो वही नगद राशि ही सब कुछ है। कागजों में अगर आप कुछ कहेंगे तो उसका कोई खास मायने नहीं रहता, लेकिन नगद राशि अगर आपके बैंक के खातों में जा रही है तो वही परिवार का लालन पालन करेगी, पोषण करेगी, और वही अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का काम करती है। इसके पहले पिछले साल अगर सरकार ने ऋण मुक्ति की थी, किसानों का कर्जा माफ किया था और 2500 रुपए धान की कीमत दी थी, तो उसका प्रभाव क्या पड़ा? सीधे छत्तीसगढ़ के बाजारों में खरीदी ज्यादा हुई, किसानों को भी खरीदने का अवसर मिला, अपने परिवारों के बेहतर लालन पालन पोषण करने का भी मौका मिला, और बाजार के व्यवसायियों को भी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का मौका मिला। यही अर्थव्यवस्था का वो चक्र है आगे बढ़ने वाला, अगर आप क्रय क्षमता को बढ़ा पाते हैं, आम जनों की क्रय क्षमता को बढ़ा पाते हैं। क्या टीएस बाबा को 10 लाख रुपए देंगे तो अर्थव्यवस्था चलेगी?
टीएस बाबा को अगर आपने 10 लाख रुपए दिए तो टीएस बाबा अपने पसंद की वो 10 लाख रुपए की चीजें खरीदेंगे। ये 10 लाख रुपए अगर आपने 100 लोगों को दिए, 1000 लोगों को दिए, तो वो उतने परिवारों के पास वो पैसा जाएगा और उन लोग दूसरे किस्म की चीज खरीदेंगे। तो ये अर्थव्यवस्था का दिशा भी तय करता है कि समाज के किस वर्ग को आप कैसी राशि दे रहे हैं, ताकि वो समाज का वर्ग अपने लालन पोषण के साथ में अर्थव्यवस्था के उन प्रभावित पहलुओं को, उन इकाइयों को, उन उत्पादक इकाइयों को वो प्रभावित करता है और सेल आगे बढ़ता है। मोबाइल आगे बढ़ेंगे, आईटी आगे बढ़ेगा, कपड़ों का व्यवसाय आगे बढ़ेगा, जूतों का व्यवसाय आगे बढ़ेगा, साइकिलों का व्यवसाय आगे बढ़ेगा, स्कूटरों का, 2 पहिया गाड़ियों का व्यवसाय आगे बढ़ेगा। कुछ लोग ट्रैक्टर भी खरीदेंगे, कुछ लोग दूसरी राशि भी खरीदेंगे। आपने पूछा, आज ही मुख्यमंत्री जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले रहे थे तो एक किसान ने बताया कि मेरे को तो आज तक बीमा राशि, आपने फसल नुकसान की बात बताई, मेरे को आज तक पैसा नहीं मिला था और उन्होंने तो मुझे भी चौंका दिया और शायद सभी लोगों को चौंकाया, मंत्री साथियों को। 3 लाख से ज्यादा उनको मुआवजा मिला फसल बीमा का, 3 लाख रुपए से ज्यादा। तो ये है अर्थव्यवस्था को एक सोचे समझे दिशा में चलाने की कोशिश। बाबा साहब, इसीलिए मैंने ये आपसे सवाल पूछा था, क्योंकि जिस समय देश में मंदी का दौर था उस समय भी ये समझा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ उससे अछूता था। दूसरा अहम बात कि ये जो राशि मिली है, इससे लगता है आपको कि खेती किसानी जो है उसमें प्रोत्साहन होगा, प्रोत्साहित होगी, वापस किसान जो है वो अपनी खेती किसानी की तरफ विश्वास जताएगा और वो वापस उसको बड़ी मुस्तैदी से करेगा? निश्चित रूप से, और ये मान के करेगा कि 2500 रुपए तक न्यूनतम समर्थन जो मिलेगा वो भी हमको मिलेगा, और न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर जो 2500 रुपए तक राज्य की सरकार ने कहा है वो न्याय योजना के माध्यम से मिले, चाहे जैसे मिलेगा, लेकिन 2500 रुपए कम से कम हमको ये राशि हमारे धान की फसल की मिलेगी। मक्के के लिए अगर 1800 बोला है तो 1800 मिलेगा, अगर गन्ने के लिए 355 रुपया बोला है तो बोनी करने के पहले किसान ये मान के खेती करेगा कि मुझे कृषि के इस उपज का इतना दाम मिलेगा, पूरा दाम मिल जाएगा। बिल्कुल, और वही विश्वास पैदा करता है। और यही विश्वास मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में वापस जो कृषि प्रधान राज्य है उसको बरकरार रखने में अपनी एक अहम भूमिका निभाएगा। धान, मक्का और गन्ना किसानों के लिए इसमें शामिल किया गया, लेकिन आगे कुछ सवाल और भी है जो दूसरी फसलों को जुड़ा, मैं आपसे करूंगी। बाबा साहब, ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि धान, मक्का और गन्ना के जो किसान हैं उनको पहली बार में तो फायदा मिल गया, क्या आप लोगों ने कुछ ऐसी भी योजना सोच रखी है या आप लोगों के जहन में है कि आगे चलकर दलहन और तिलहन के जो किसान हैं, ये भी छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में है और दलहन तिलहन का उत्पादन ये लेते हैं, तो क्या इनको शामिल किए जाने का कुछ सोचा है आप लोगों ने? अभी उसको शामिल करने की बात सामने नहीं आई है, चर्चा जरूर हो रही है। अन्य माध्यमों से अन्य कृषि उपज को कैसे हम एक मार्केट दे सकते हैं, इसके लिए अलग अलग विकेंद्रीकृत इकाइयों में कृषि उत्पाद के आधार पर लगने वाली फैक्ट्रियों के लिए काम चल रहा है। जैसे कोंडागांव में हालांकि मक्के की बात आ चुकी है, कोंडागांव में मक्के की फैक्ट्री है। अभी बेमेतरा और यहाँ आसपास के जिलों में अन्य कृषि आधार उपज के आधार पर लगने वाली फैक्ट्रियों की बात चल रही है, उनको लगाने की बात है। हर कृषि के उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य अतिरिक्त दिया जा सके, मैं समझता हूं कि ऐसी योजना अभी सरकार के आर्थिक सीमाओं को देखते हुए शायद अभी नहीं लिया जा सका होगा। पहले ही अगर बात करें तो सीमांत किसानों को इस योजना में शामिल कर लिया गया है, लेकिन अब ये भी है कि भूमिहीन जो कृषि मजदूर हैं उनको भी अब शामिल किया जाना है, उनको भी लाभ मिलेगा। वो कैसे लाभान्वित होंगे और ये कैसे आगे चलकर योजना में शामिल होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। राहुल जी का जो चिंतन था कि देश के हर नागरिक की एक न्यूनतम वार्षिक आय होनी चाहिए, इस दर्शन को, इस फिलॉसफी को, इस सोच को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और मुख्यमंत्री जी ने किसान न्याय योजना के माध्यम से इसको मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। वो कैसे कि एक तो किसानों का आपने किया तो ये तो केवल एक वर्ग हो गया जो कि खेती का जमीन का मालिक है और जिसने धान दिया है, बाकी लोगों का क्या होगा? तो ये बाकी लोग जो कि भूमिहीन भी हो सकते हैं, उनके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन मुख्यमंत्री जी ने किया है मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में, और वो इसको स्टडी कर रहा है। मेरे ख्याल से 2-1 महीने के अंदर उनकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए कि शेष नागरिकों को जो लक्ष्य है
वो न्यूनतम आय, देश के हर नागरिकों को न्यूनतम आय मिले, ये राहुल जी ने हमको एक रास्ता दिखाया। उस रास्ते को हम छत्तीसगढ़ में कितने दूर तक चल सकते हैं अपने सीमित आमदनी, राज्य की आमदनी और आर्थिक संसाधनों से, उसको देखते हुए हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इस योजना का नाम किसान न्याय योजना दिया है, ताकि ये केवल उन किसानों को जिनको 2500 रुपया धान का कीमत मिलना था वहीं तक ये नहीं रुकेगी। न्याय योजना अर्थात सबके लिए, तो और कितने लोगों को हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, उसके लिए ये उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। जी बाबा साहब, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब में गन्ना का बहुतायत में उत्पादन होता है, लेकिन अब हमने देखा कि छत्तीसगढ़ का किसान भी गन्ना का उत्पादन ले रहा है। पिछली सरकारों में हमने देखा कि जो गन्ना था उसका उचित दाम उन्हें नहीं मिल पाया और मजबूरी में फिर उन्हें गुड़ बनाने वाली फैक्ट्रियों को बेचना पड़ा। ऐसे में क्या विकल्प होगा कि कारखाने आगे बढ़ाए जाएंगे या किसान, जो गन्ना किसान है, उनका जो गन्ना है वो किस तरीके से खरीदा जाएगा, उस दिशा में क्या कुछ कदम होगा सरकार का? सरकार ने ये सोचा है कि हमको और भी कुछ उत्पाद करना पड़ेगा ताकि किसानों के गन्ने को हम ले सकें और सही उनको कीमत दे सकें। इसी के लिए इथेनॉल के निर्माण की भी बात हो रही है, अन्य स्पिरिट के निर्माण की भी बात हो रही है, जो मोलासेस से या गन्ने से या शक्कर से जिसका उत्पादन हो सके। और ये क्रिया आगे चल रही है। टेंडर बुलाए गए हैं, MOU बुलाए गए हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लोगों ने समर्पित किए हैं, लिखित में दिए हैं। ये बात आगे जाएगी और उसमें जिनकी बोली सही आएगी, ये इकाइयों को लगाने की बात होगी। और उसमें सरकार ने ऐसे भी निर्णय लिए हैं कि कम समय के अंदर जो फैक्ट्री लगा देंगे, मान लीजिए 6 महीने के अंदर किसी ने फैक्ट्री लगा दी, तो विशेष आर्थिक पैकेज भी वो फैक्ट्री लगाने वाले को सहयोग में दिया जाएगा। 50 लाख, 1 करोड़, कोई ना कोई ऐसी राशि कि आपने अगर जल्दी फैक्ट्री लगाई, समय के अंदर जल्दी से फैक्ट्री लगा दी ताकि हमारे किसानों का गन्ना इस्तेमाल होने लगे, तो आपके फैक्ट्री का लाभ अलग, राज्य सरकार आपको प्रोत्साहन राशि भी देगी। तो ये योजना क्रियान्वित हो रही है। जी बाबा साहब, किसान न्याय योजना है, ऐसे में हर वो किसान जो उत्पादन ले रहा है मेहनत से, उनको न्याय मिले, सीधा मकसद है, उद्देश्य है इस योजना का। अगर फल और सब्जी की हम बात करें, छत्तीसगढ़ का किसान काफ़ी उन्नत खेती कर रहा है। पत्थलगांव को अगर आप देखते हैं तो बम्पर उत्पादन टमाटर का होता है, उसको सड़कों में फेंकना पड़ता है। आपको लगता है कि खाद्य प्रसंस्करण की तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा या प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ भी हमको ध्यान देना पड़ेगा? कुछ ऐसी योजनाएं शामिल है क्या आगे चलकर? जी निश्चित रूप से ज्योति जी, घोषणा पत्र में भी जो हम लोगों ने परिकल्पना की थी, वो हर ब्लॉक में एक इकाई, कम से कम एक इकाई कृषि उत्पाद के ऊपर आधारित, जो उस ब्लॉक के कृषि उत्पाद के ऊपर आधारित रहेगी। और 146 ब्लॉक हैं, तो कम से कम 200 ऐसी इकाइयां छत्तीसगढ़ में स्थापित हो, हर ब्लॉक में हो, कहीं पर ज़्यादा हो, और एक ब्लॉक में 500 रोजगार का भी सृजन हो। ये घोषणा पत्र की परिकल्पना है कि 500 लोगों को अगर एक इकाई में काम मिलता है या इकाइयों में काम मिलता है और 200 ऐसी इकाइयां लगती हैं, तो 1 लाख लोगों को नौकरी भी मिलेगी। और इन फैक्ट्रियों में कृषि के उत्पाद को भी उपयोग किया जा सकेगा। कहीं मक्का होगा, कहीं टमाटर होगा, कहीं केला होगा, कहीं आलू होगा, कहीं दूसरा उत्पाद होगा। अलग अलग विकास खंडों में आपने पत्थलगांव का उल्लेख किया, सूरजपुर जिले के सिलफिली में भी पिछले साल किसानों ने गन्ना सड़क पे रखा था। बेमेतरा में जहां हमारे कृषि मंत्री जी का स्वयं का कार्य क्षेत्र है, वहां भी बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में टमाटर का उत्पाद होता है, पपीते का उत्पादन होता है। मेरे को ले गए थे तो मैंने देखा भी था। तो ऐसे जगह उचित इकाई को लगा के, खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयों को लगा के जो कृषि उत्पाद है उसको खरीदा जा सके और उसको वैल्यू एडिशन करके दूसरी वस्तु को बनाया जा सके, ये सरकार इस पे आगे बढ़ रही है। बिल्कुल बाबा साहब, समय अब मेरे पास में कम है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना का ये जो काल था उसमें हमने देखा कि हमारे बहुत सारे मजदूर भाई बहन बाहर जाते हैं। मुझे लगता है अगर किसान न्याय योजना में हर फील्ड को शामिल किया जाएगा, प्रोसेसिंग यूनिट्स के जरिए रोजगार को यहाँ पर पैदा किया जाएगा, तो वो मजदूर जो मजबूरी में बाहर जाते थे उनको भी जाने से रोका जा सकेगा। जी ज्योति जी, इसमें 2 चीजें हैं। एक, यहाँ पर कोई भी रोजगार नहीं मिलना,
और दूसरी चीज ये है कि यहाँ जो रोजगार का रेट है जी। उससे ज्यादा रेट अगर बाहर के शहरों में मिलता है तो मुख्य रूप से मेरा मानना है कि इसी कारण से लोग जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है रोजगार ना मिल रहा हो, लेकिन मनरेगा के रहते हुए ये इसकी चांसेस, इसकी उम्मीद बड़ी कम रहती है। पहले मनरेगा में पैसे देर से मिलते थे, इसलिए लोग कतराते थे मनरेगा से, पर मनरेगा का अगर आप पेमेंट अच्छा से करेंगे तो जरूर लोग आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पर उसमें कितना मिलेगा आज के हिसाब से भी ज्यादा से ज्यादा 210 रुपया, और 210 रुपये अगर आपको यहाँ मिलता है और बॉम्बे में या पुणे में आप जाते हैं और 400 रुपया रोज मिलता है, तो एक जो पलायन हो उसका एक कारण ये भी हो जाता है कि आप जम्मू कश्मीर तक जा रहे हैं, आप पठानकोट तक जा रहे हैं, आप पंजाब जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, तेलंगाना जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं। इन शहरों में क्यों जा रहे हैं? केवल इसलिए नहीं कि आपको रोजगार नहीं मिलता, लेकिन बेहतर रोजगार के अवसर आपको मिलते हैं। एक कारण ये भी रहता है पलायन का। तो दोनों चीजें हैं, एक न्यूनतम कार्य आपको राज्य में मिले और कितने उसके आपको राशि प्रतिदिन की मजदूरी कितनी मिलती है इसको देखना, और दूसरा कि अगर कहीं ज्यादा रेट देके कोई काम दे रहा हो तो एक ये स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है, मानव स्वभाव रहता है कि वो ज्यादा जाके सीजन में कि वहां हम पैसे कमा के परिवार के लिए ले आते हैं और खेती के समय वापस आके खेती करके फिर वहां पर चले जाते हैं। चलिए, तो बहुत कीमती वक्त आपने दिया बाबा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी विस्तार से हमें देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज्योति जी, धन्यवाद। नमस्कार।